हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 33 स्टेट लेजिस्लेचर पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी कि जो राज्य योजना बोर्ड होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग होती है प्लानिंग करने के लिए और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम। सो इन दैट सेम वे जो स्टेट लेवल पे प्लानिंग बोर्ड होगी उसकी चेयरमैन कौन होंगे? सीएम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ एंड पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेस हिज डिपॉजिट, इट मींस दैट, यानी कि राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया यानी इलेक्टेड घोषित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है। इसका मतलब क्या है? 1999 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए पोलिंग बहुत खराब थी यानी मतदान बहुत खराब था। इलेक्शन जो है एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए थी। ऑप्शन सी जो इलेक्टेड कैंडिडेट था उसकी विक्ट्री मार्जिन बहुत कम थी। और ऑप्शन डी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। अब क्यों ऑप्शन डी सही आंसर है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी एक कैंडिडेट की जमानत कब जब्त की जाती है। सो किसी भी कैंडिडेट की जमानत तब जब्त की जाती है when he fails to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency। ठीक, जब कभी कोई कैंडिडेट, जब कभी कोई उम्मीदवार टोटल वोट्स जितने पड़े हैं उनका 1/6 वोट भी ना पा पाए तो वो जो है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को लॉस्ट कर देगा, खो देगा। एंड अब यहाँ कहा गया था कि कैंडिडेट जीत भी रहा है बट अपनी जमानत खो रहा है। अब ये चीज तो केवल एक ही सिचुएशन में होगी ना, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो वोट्स बट गए, वोट्स का विभाजन हो गया। सो विनिंग कैंडिडेट जो है ही में गेट लेस देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड। सो सही आंसर ऑप्शन डी था हमारा। समझ आया? बढ़ते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सो भारत में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। उनमें से एक स्टेट कौन सा है ऐसा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आसाम। आंध्र प्रदेश के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तेलंगाना के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, कर्नाटक के पास भी है, साथ ही साथ यूपी के पास है, महाराष्ट्र के पास है, बिहार के पास भी है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, बट आसाम के पास ये चीज नहीं है। सो सही आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन सी आसाम। इससे पहले जम्मू कश्मीर को भी गिना जाता था, बट जम्मू कश्मीर एस वी ऑल नो इज नो मोर अ स्टेट, इट इज एस ऑफ नाउ क्या है? वो एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं गिनेंगे। थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स chosen by direct election from territorial constituencies in the state। यानी कि जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 450 मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरी, कि a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of age। इसका मतलब सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए कम से कम जो है 25 साल की आयु होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? 500, और यहाँ कितना लिखा था? 450। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 60। लेकिन ये जो मिनिमम मेंबर्स हैं इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में यानी आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऐसा पर्सन ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है जिसकी कम से कम एज 25 साल हो। एंड सेम इज द केस विथ लोकसभा। एंड अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, और राज्यसभा का भी मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा है, तो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी इनमें मिनिमम सीट 30 हो सकती है। मिजोरम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें 40 हो सकती है मिनिमम सीट। नागालैंड में मिनिमम 46 हो सकती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन,
हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उनको वो जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, 1/6 ऑफ द मेंबर्स को, 1/3 ऑफ द मेंबर्स को, 1/2 ऑफ मेंबर को यानी आधे मेंबर्स को, और ऑप्शन डी 2/3 ऑफ द मेंबर। तो इसका सही आंसर है 1/6 ऑफ द मेंबर। और जो 5 आउट ऑफ 6 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ म्युनिसिपैलिटीज से होते हैं, कुछ टीचर सिलेक्ट करते हैं एंड अलग अलग जगह से। एंड 1/6 जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। अब गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसा मैंने बोला 5 आउट ऑफ 6 जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं। सो ये जो 5 आउट ऑफ 6 है इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, तो ये जो 5 आउट ऑफ 6 है उसका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो लोकल बॉडीज के लोग इलेक्ट करेंगे, 1/12 मेंबर्स जो होंगे वो ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे जिनकी जो है स्टेट में रह रहे हो, 1/12 मेंबर जो है टीचर सिलेक्ट करेंगे, 1/3 जो है मेंबर्स वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट होके आएंगे। एंड ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाएगा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है। और बाकी बचा कितना 1/6, इनको कौन करेगा नॉमिनेट, इनको नॉमिनेट करेंगे गवर्नर फ्रॉम द पर्संस हु हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ठीक, अगर हम बात करें राज्यसभा के नॉमिनेशन में तो 4 चीजें होती हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं होता, बट अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव मूवमेंट भी एक ग्राउंड हो सकता है। ये डिफरेंस है और ये आपको माइंड में रखना चाहिए। 5th क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercises his powers as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then, यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पावर्स को 356 के तहत इन्वोक करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या चीजें हो सकती हैं, ये 2018 में पूछा गया था। पहली चीज कि जो असेंबली होगी वो स्टेट की, उस स्टेट की ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ऑप्शन बी, जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो जो है वो खत्म हो जाएगी एंड दैट वुड बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाएगा स्टेट में। आर्टिकल 19 यानी जो 6 राइट्स हैं हमारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऐसे जो 6 राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू दैट स्टेट। सो क्या सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि जब कभी आर्टिकल 356 की बात आती है, आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, सो अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, इसका डिक्लेरेशन कर रहे हो, तो जो स्टेट असेंबली है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, वो केवल और केवल तब डिसॉल्व होगी जब पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंशियल जो डिक्लेरेशन है, प्रोक्लेमेशन है, उसको अप्रूव कर दिया है विथ रिगार्ड टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा था, बोमाई केस 1994 में। दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेजिस्लेट करने की पावर है वो कहाँ चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल और फंडामेंटल राइट का कोई भी आपस में तालमेल नहीं है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे एज फार एज प्रेसिडेंट रूल इज कंसर्न। डी की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है लॉ बना सकता है रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ये सही बात है, बट केवल और केवल तब जब पार्लियामेंट उसको ये कहे कि लॉ बनाओ। सो ये बीरबल की खिचड़ी टाइप वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। बट सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे एक्यूरेट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक। 6th, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए 18, 25, 30, 35। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30। और ये नोट करना कि प्रेसिडेंट बनना हो, वाइस प्रेसिडेंट बनना हो, गवर्नर बनना हो तो मिनिमम एज चाहिए 35, लोकसभा का मेंबर बनना हो तो 25, राज्यसभा का तो 30, लेजिस्लेटिव असेंबली का तो 25 और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना, 20। 7th क्वेश्चन, which of the following amendment provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 session, यानी कि सेंसस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन ने 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया था। ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 91st संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 2003 में, और इसने कहा था कि जो डेलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो अब 2001 के सेंसस के बेसिस पे किया जा सकता है। 8th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2018 का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। पहला, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate her or his office if she or he ceases to be a member of assembly, यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें अपना पद जो है खाली करना होगा। सेकंड, जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को इमीडिएटली जो है अपनी ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा, अपनी ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनना है तो उसकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो। लेकिन अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही नहीं हो तो आप स्पीकर के लायक नहीं हो, आप स्पीकर बने नहीं रह सकते, आपको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस को। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसॉल्व होती है तब स्पीकर वैकेट नहीं करता, स्पीकर वैकेट तब करता है जब नई असेंबली बन के आ जाए। ठीक, तो ये आपको नोट करने वाली बात है। एंड सेम इज द केस इवन विद द लोकसभा स्पीकर। सो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो विधान परिषद होती है उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। सेकंड, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर। प्लीज कीवर्ड को पकड़ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? वो एक अपर हाउस है, एंड अपर हाउस को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक परमानेंट बॉडी होती है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर नहीं होते, केवल और केवल 1/3 होते हैं। सो मैंने जो बोला था कीवर्ड पकड़ना, सो ये है कीवर्ड 2/3। इससे ही आपका सही आंसर डिसाइड हो जाएगा। 10th, which article of the Indian Constitution provides for the abolition or creation of legislative council in states? अब ये हम जानते हैं कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, बट अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है या फिर हटानी है तो किस आर्टिकल के अंदर उस चीज की प्रोसेस है, किस आर्टिकल के तहत वो काम होता है? ऑप्शन ए 74, 123, ऑप्शन सी 169, ऑप्शन डी 360। सो इसका सही आंसर है 169। जहां तक बात है 74 की, तो वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। 123 डील करता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से, एंड 360 ईच ऑफ अस नो फाइनेंशियल इमरजेंसी से। 11th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। पहला, the legislative council in a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state, यानी कि जो भारत में कोई भी राज्य है उसकी विधान परिषद का आकार उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ा हो सकता है। यानी कि कोई पार्टिकुलर स्टेट है, समझ लो ए, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 सीट्स हैं, तो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 250 से ज्यादा सीट्स हो सकती हैं। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, the governor of a state nominates the chairman of legislative council of that particular state, यानी जो legislative council का चेयरमैन होता है उसको गवर्नर जो है नॉमिनेट करते हैं। अब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कितने पे फिक्स की गई है? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिमम 40। सो अगर किसी स्टेट में 500 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में 150 सीट्स हो सकती हैं, एंड कम से कम 40। और दूसरे की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि चेयरमैन जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसे गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता, उसको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 12th, which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of the constitution of India? So जो हमारा 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, शेड्यूल, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्वेंट लिस्ट। अब उन जो लिस्ट है उनमें से एक यूनियन लिस्ट भी होती है। अब यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मेंशन है? ऑप्शन ए
खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी फिशरीज, ऑप्शन डी पब्लिक हेल्थ। आपको ये बताना है कि इन चारों में से यूनियन लिस्ट में क्या आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। एंड यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 25 में ये चीज लिखी हुई है, 25 नहीं 255। एंड एग्रीकल्चर जहां तक बात है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, फिशरीज स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। 13th question. The legislative council do not has equal status with legislative assembly in, यानी जो विधान परिषद होती है उसको विधानसभा के समान दर्जा किस चीज में प्राप्त नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल में, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल में, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर एंड कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल को केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस की जहां तक बात है वो दोनों को ही अप्रूव करने पड़ते हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को दोनों ही कंसीडर करते हैं। एंड इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है केवल और केवल इंट्रोडक्शन की, तो ऑर्डिनरी बिल को कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। 14th, चूज द करेक्ट पेयर। अब ये पेयर है, इनके सामने जो चीजें लिखी हैं वो सही है कि नहीं ये आपको बताना है। ऑर्डिनरी बिल के सामने हमारे पास लिखा है इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल को कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं। मनी बिल वाला भी गलत है, क्योंकि मनी बिल को केवल और केवल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, काउंसिल में नहीं। और तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केवल और केवल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में तो इन्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। सो तीसरा हमारा गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीनों के तीनों गलत है। सो ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव वुड बी आवर करेक्ट आंसर। 15th एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन द असेंबली, यानी विधानसभा के भीतर भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार यानी कि फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। सो जो भी आंसर है अगर आपसे बनता है सो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 34 हाई कोर्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड सो मिलते हैं बाद में, थैंक यू।